हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीव सर क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक नेम है समजात अंग। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने तुलनात्मक शारीरिकी तथा विकास को अध्ययन किए थे, जिसमें जीवों को दो भागों में देखा गया था, अर्थात दो रूपों में जीवों को बांटा गया था। उनमें से एक था समजात अंग तथा दूसरा समरूपी अंग या असमजात अंग था। तो देखिए, समजात अंग क्या होता है। तो समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी संरचना तथा उद्भव समान होता है, अर्थात एक रूप से होता है, लेकिन उसमें कार्य जो होता है भिन्न भिन्न होता है, और भिन्न कार्य होने के कारण उनमें कुछ भिन्नता दिखाई देती है। तो इस प्रकार के अंग को समजात अंग कहा जाता है। तो आइए, समजात अंग ऐसे अंग जो मूल संरचना तथा उद्भव समान होते हैं, किंतु अलग अलग कार्य होने के वो अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित होते हैं, और कार्य अलग होने के कारण उनमें भिन्नता दिखाई देता है, और ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जलीय जीव, सील, कबूतर, चमगादड़, घोड़ा, मनुष्य के अग्रहाथ की रचनाएं एक समान होती है। तो देखिए, इसका उदाहरण है कि जो जलीय जीव होते हैं, सील तथा कबूतर, चमगादड़, घोड़ा और मनुष्य के अग्रहाथ, ये सब की उद्भव जो होता है एक होता है, अर्थात इस संरचना जो होता है एक समान होता है, लेकिन इन सब का कार्य जो होता है अलग अलग होता है। जैसे जो इन जंतुओं का अग्रहास्त जो होता है अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलित होता है। जैसे सील जो होता है वो तैरने के लिए, और वही पक्षी का जो होता है, पक्षी और चमगादड़ उड़ने के लिए अनुकूलित होता है, जबकि घोड़े का टांग दौड़ने के लिए, तथा मनुष्यों का जो हाथ होता है वो वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। इस प्रकार से समजात अंग का उदाहरण होता है कि उसमें क्या होता है, वैसे अंग होते हैं जिनमें संरचना तो समान होता है लेकिन अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित होते हैं। अब यही देखने के लिए मिला कि जो सील होता है उसका जो होता है वो तैरने के लिए, उसका जो अंग होता है वो तैरने के लिए होता है, लेकिन जो चमगादड़ और पक्षी होता है वो उड़ने के लिए होता है, उसका अंग उड़ने में सहायक होता है, जबकि घोड़े का जो टांग होता है वो दौड़ने के लिए अनुकूलित होता है, और मनुष्य का जो हाथ होता है वो किसी भी वस्तु को पकड़ने में मदद करता है, अर्थात वो वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। तो इस प्रकार से हमने समजात अंग को पढ़ा। नेक्स्ट है, देखिए, ये चमगादड़ की पंख है, और ये एक सील का समजात अंग है। इसी प्रकार से ये सिंह, चिंपैंजी, मनुष्य, ये सब जो होता है समजात अंग है। इस सब की संरचना तो एक होती है लेकिन कार्य अलग अलग होता है। तो आइए अब देखते हैं कि जो समजातता होता है वो 3 प्रकार का होता है। ये जो समजातता होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें से एक है जाति वृत्ति समजातता, नेक्स्ट है लैंगिक समजातता, तथा तीसरा है क्रमिक समजातता। तो देखिए, समजातता भी होता है, वो उसका कुछ प्रकार होता है, जिसमें से हम 3 प्रकार को पढ़ते हैं, जाति वृत्ति समजातता, लैंगिक समजातता तथा क्रमिक समजातता। तो देखिए, नेक्स्ट जाति वृत्ति समजातता क्या होता है। तो ऐसे समजातता जो जाति के आधार पर होता है उसे जाति वृत्ति समजातता कहते हैं। अर्थात देखिए यहाँ कि जंतु और पादपों की विभिन्न जातियों
में पाए जाने वाले समझाता वृत्तीय समझाता क्या जाति वृत्तीय समझाता कही जाती है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि पौधे जंतुओं तथा पौधों में जातियों में पाए जाने वाली समझाता को जाति वृत्तीय समझाता कहा जाता है। जैसे चील का चप्पू, चमगादड़ का पंख, घोड़े की अगली टांग तथा मनुष्यों का हाथ, ये सब जाति वृत्ति समझाता को प्रदर्शित करता है। अर्थात जो चमगादड़ का पंख होता है और घोड़े की अगली टांग तथा चील चप्पू और ये जो मनुष्य का हाथ होता है वो सब जाति वृत्ति समझाता को दर्शाता है, क्योंकि उसमें जाति के आधार पर समझाता देखी जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है लैंगिक समझाता। तो देखिए लैंगिक समझाता क्या होता है, तो वैसी समझाता जिसमें लैंगिक के आधार पर, लैंगिक अंगों के आधार पर समझाता देखी जाती है। जैसे उदाहरण है अंडाशय तथा ये देखिए मादा में अंडाशय तथा नर में वृषण लैंगिक समझाता को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ क्या है लैंगिक समझाता कि एक ही जाति के दो लिंगों के जंतुओं में पाए जाने वाली समझाता होती है। क्या एक ही जाति के दो लिंगों के जंतुओं में पाए जाने वाली समझाता होती है जिसे लैंगिक समझाता कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ मादा की लैंगिक अंग अंडाशय तथा नर की लैंगिक अंग वृषण जो होता है लैंगिक समझाता को दर्शाता है। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं क्रमिक समझाता। तो देखिए क्रमिक समझाता क्या होता है कि एक ही जंतु के दो या अधिक अंगों में उद्भव के आधार पर समझाता देखी जाती है। तो एक ही जंतु के दो या अधिक अंगों में उद्भव के आधार पर पाए जाने वाले समझाता को क्रमिक समझाता कहते हैं। उदाहरण देखिए मनुष्य का हाथ और पैर। तो जो मनुष्य का हाथ और पैर होता है वो क्रमिक समझाता को दर्शाता है, क्योंकि जंतु एक ही होता है लेकिन उसमें दो या उससे अधिक अंगों में समझाता देखी जाती है। तो यहाँ जो मनुष्य का हाथ और पैर जो होता है एक ही जंतु में होते हैं लेकिन उसमें क्रमिक समझाता देखी जाती है। तो आइए नेक्स्ट है, तो हमने समझाता को पढ़े, अब अगला है समरूपता। समरूपता को असमझाता भी कहा जाता है। तो देखिए समरूपता क्या होता है या असमझात अंग क्या होता है। तो आइए देखिए समरूपता तथा समरूपी अंग। तो वैसे अंग जिनकी संरचना तथा उद्भव भिन्न होती है लेकिन उनका कार्य समान होता है और कार्य समान होने के कारण वे एक दूसरे से संबंधित दिखाई देते हैं, अर्थात वो एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। तो वैसे अंग को समरूपी अंग कहते हैं। आइए वे अंग जिनकी रचना तथा उद्भव भिन्न होता है किंतु कार्य समान होता है और कार्य समान होने के कारण समान दिखाई देते हैं, वैसे अंग को समरूपी अंग कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं कीट का पंख और चमगादड़ तथा पक्षियों की अंग समान प्रतीत होता है। तो देखिए यहाँ जो कीट का पंख होता है वो और चमगादड़ तथा पक्षी का जो पंख होता है वो सब एक समान प्रतीत होता है, लेकिन उसकी रचना जो होती है अलग अलग होती है। अर्थात जो कीट का पंख होता है, कीट का पंख तथा चमगादड़ का पंख जो होता है दोनों अलग अलग अंगों से बना होता है, क्योंकि सभी उड़ने वाले और ये इसलिए एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन इसलिए समान दिखाई देते हैं क्योंकि इनका कार्य जो होता है एक समान होता है। पक्षी तथा चमगादड़ सब उड़ने के लिए उपयोग में आता है, लेकिन उनकी रचना अलग होती है। जो कीट का पंख होता है
जो कीट का पंख होता है उसमें कंकाल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि इनकी रचना उद्भव जो होती है भिन्न किस तरह से होता है। तो जो कीट होता है उसके पंख में कंकाल नहीं होता है, कीट के पंख में कंकाल नहीं होता है, लेकिन जो पंख होता है वो काइटिन का बना होता है। पंख में कंकाल नहीं होता है और ये जो कीटों का पंख होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से समरूपी अंग को हमने देखे। नेक्स्ट है उदाहरण कि मधुमक्खी तथा मधुमक्खी और बिच्छू, ये दोनों का डंक जो होता है एक समान दिखाई देता है, लेकिन इसकी रचना जो होती है अलग अलग होती है। देखिए यहाँ मधुमक्खी तथा बिच्छू का डंक जो होता है, मधुमक्खी का डंक जो होता है अंडक्षेप तो आइए देखते हैं कि मधुमक्खी तथा बिच्छू का डंक जो होता है वो समरूपी अंग का उदाहरण है। तो किस प्रकार से है, तो देखिए जो मधुमक्खी का डंक होता है वो अंडक्षेपक का रूपांतरण होता है। ठीक, वो किसका रूपांतरण होता है, तो अंडक्षेपक का रूपांतरण होता है, जबकि बिच्छू का जो डंक होता है वो अंतिम उदर खंड का रूपांतरण होता है। तो देखिए यहाँ जो मधुमक्खी होता है उसमें डंक जो होता है अंडक्षेपक का रूपांतरण होता है, लेकिन जो ये बिच्छू होता है उसमें अंतिम उदर खंड का रूपांतरण होता है और इस प्रकार से दोनों एक समरूपी अंग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अपसारी विकास। तो देखिए अपसारी विकास क्या होता है, विभिन्न जंतुओं या पादपों में पाए जाने वाले समजातता से पता चलता है कि यहाँ समजातता से पता चलता है कि इनका जो विकास है एक समान पूर्वजों से हुआ है। तो देखिए जो अपसारी विकास होता है उससे यह पता चलता है कि जो अपसारी विकास होता है उसमें समजातता के आधार से यह अनुमान लगाया गया है कि जो भी जीव जंतु हैं उनका विकास जो होता है समान पूर्वजों से हुआ है, अर्थात एक ही पूर्वज से हुआ होगा, जिसे अपसारी विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है अभिसारी विकास। तो देखिए अभिसारी विकास में क्या होता है कि इसमें कहा जाता है समरूपता के आधार पर कि जीवों का निर्माण जो होता है एक ही पर्यावरण या समान पर्यावरण में रहने के कारण भिन्न वर्गों के जीवन में समान लक्षणों का विकास हुआ। तो देखिए विभिन्न जंतुओं या पादपों में पाए जाने वाले समरूपता के आधार पर, समरूपता से यह स्पष्ट होता है कि एक ही पर्यावरण या समान पर्यावरण में रहने के कारण जो विभिन्न वर्गों की जीवन समान लक्षणों का विकास हुआ, जिसे अपसारी विकास कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपसारी विकास को पढ़े कि यहाँ जो अपसारी विकास होता है वो समजातता के आधार पर यह बताता है कि जितने भी जीव जंतु हैं उनका निर्माण एक ही पूर्वज से हुआ है, जबकि अभिसारी विकास समरूपता के आधार पर यह बताता है कि जीवों में विभिन्न लक्षण का विकास समरूपता के आधार पर हुआ है, अर्थात एक ही पर्यावरण या समान पर्यावरण में रहने के कारण जीवों में विभिन्न लक्षणों को देखा जाता है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।